कहाँ जा रहे हो शायान इतनी जल्दी में? और इस वक्त 12 बजने को है। सुबह चले जाना जहाँ भी जाना है। हादी की नहीफ और कमज़ोर आवाज़ शायान के कानों में पड़ी थी। शायान नागवारी से पलटा। मेरी फिक्र करने की आपको कत्तन ज़रूरत नहीं है। जब मेरी माँ को रात के आखिरी पहर धक्के मारकर घर से निकाल सकते हैं, ये सोचे बिना कि वो कहाँ जाएगी, भेड़ियों से कैसे बचाएगी खुद को, तो फिर रात के इस पहर मेरे घर से जाने पर आपको क्यों फिक्र लाहक हो रही है? मैं तो एक मजबूत मर्द हूँ, हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकता हूँ। शायान एक कटीली नज़र उन पर डालता डाइनिंग हॉल से निकल गया। हादी एक अफसुर्दा गहरी सांस हवा के सपुर्द करता बेदिली से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इब्तिहाज खान निकल बाहर। माया, माया। शायान लाउंज में दाखिल होता बुलंद आवाज में पुकारने लगा। इब्तिहाज जो सोने के लिए लेटा ही था जब लाउंज में उठने वाले शोर पर बाहर की तरफ भागा था। माया जो शायान की मुंतजिर बैठी थी, उसकी आवाज़ पर फौरन कमरे से निकली। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार आया हूँ इब्तिहाज, दोबारा मुझे तुम्हें समझाने के लिए ना आना पड़े तो ही बेहतर होगा। इसके बाद जब भी आऊँगा माया को साथ लेकर जाऊँगा। शायान इब्तिहाज को देखते आंधी तूफान की तरह उसके सर पर पहुँचते धाड़ा था। तुम अपनी समझ बूझ अपने पास रखो, और अगर दोबारा यहाँ आने का सोचा भी ना, तो ये ख्याल रखना कि इस घर से जिंदा वापस नहीं जाओगे तुम्हारी लाश निकलेगी इस घर से। बहुत वर्गला लिया तुमने मेरी बेटी को, अब मजीद नहीं। मैं तुम्हारी परछाई भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। इब्तिहाज भी उसी के लहजे में बोलता शायान को गुस्सा दिला गया। तुम्हारी बेटी तुम्हारी हकीकत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा माजी जितना अच्छा था, जैसे करतूत तुमने सर अंजाम दिए थे, कोई भी तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुमसे सिर्फ नफरत ही करेगा। और वो तो फिर तुम्हारी बेटी है इब्तिहाज खान, उसे हक है वो जितनी भी नफरत अब तुमसे करती है ना, उससे भी शदीद करे। तुम्हारे किए गुनाहों की सज़ा उसे मिल रही है। शायान इब्तिहाज को गर्दन से पकड़े एक एक लफ्ज़ पर जोर देते बोला था, गिरेबान से हाथ हटाओ शायान, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। सोचा तो मेरी माँ ने भी वो सब कुछ नहीं होगा जो तुमने उसके साथ किया होगा, और सोचा तो माया ने भी नहीं होगा जो उसके साथ हो रहा है। इसलिए ज़्यादा मत सोचो। जो हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं, बल्कि उसका उलट होता है, क्योंकि अब जो तुमने नहीं सोचा वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अगर तुमने मेरी मोहब्बत का नाम किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो। शायान अपनी गिरफ्त मजबूत करता इस्तेहज़ाया लहजे में बोला था। माया खामोश तमाशाई बनी सारा मंजर देख रही थी। धमकी दे रहे हो शायान हादी? तुम देखना, मैं सिर्फ उसका नाम ही नहीं, उससे भी किसी के साथ जोड़ दूंगा, और तुम अपने इंतकाम की हारी हुई मौत अपनी आंखों से देखोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े आज़ाइम में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद। इब्तिहाज एक मुक्का शायान के जबड़े पर रसीद करते हुए उसकी गिरफ्त से अपना गिरेबान छुड़वाए झुके हुए शायान का गिरेबान थामते बोला था, ये तुम्हारी सोच है इब्तिहाज खान, माया सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरी माँ तो तुम्हारी दरिंदगी और हवस का निशाना बन ही गई थी, लेकिन मैं माया को तुम्हारे तशद्दुद का निशाना नहीं बनने दूंगा। तुम देखो अब मैं करता क्या हूँ। शायान के मजबूत बाजुओं ने एक झटके से अपना गिरेबान छुड़वा लिया था। उंगली उठाए इब्तिहाज को वार्न करता वो माया की तरफ बढ़ा। चलो माया, अब मैं 1 मिनट भी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा बाप जल्लाद है, दरिंदा है ये। शायान साकित खड़ी माया का बाजू पकड़े उसे बाहर ले जाने ही वाला था जब इब्तिहाज उनके दरमियान आया। माया मेरी बेटी है, कहीं नहीं जाएगी वो। माया मेरे साथ जाएगी। रास्ते से हटो वरना गोली चलाने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। उसकी आवाज़ की गूंज पूरे लाउंज में सन्नाटा बखेर गई। इब्तिहाज की नज़र बेसाख्ता शायान के हाथ में पकड़ी बंदूक से फिसलती उसके पीछे नजर आने वाली बंदूक पर पड़ी। हाथ खड़े करता इब्तिहाज एक तरफ हो गया। शायान माया का बाजू पकड़े आगे बढ़ गया। लाउंज से निकलने ही वाला था जब गोली की आवाज़ के साथ शायान अपने पेट पर हाथ रखता ज़मीं बोस हो गया। जो आखिरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी वो माया की चीख की आवाज़ थी। आंखों के पर्दे इब्तिहाज को माया को घसीट कर कमरे में ले जाते आखिरी मंजर दिखा गए थे। गार्ड्स तेजी से शायान को पकड़े हॉस्पिटल ले गए थे। गुस्ताख लड़की, अपने बाप के सामने अपनी शादी के लिए लड़ रही है, अकल कहाँ गई है तेरी? तुझे तो जिंदा दफन कर देना चाहिए। ज़ारून अपनी बेटी उमैमा पर हाथ उठाते उसके रुखसार पर तमाचे रसीद करता ताइश में गालियां बक रहा था। मैं शादी करूंगी तो बस अहमर से, वरना खुदकुशी कर लूंगी। उमाइमा सीना ताने अपनी जिद पर अड़ी थी। अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे? तू क्या खुदकुशी करेगी? मैं ही तुझे जान से मार दूंगा। ज़ारून गुस्से से कहता कमरे की जानिब बढ़ा। वापस आते अपने हाथ में पिस्तौल लिए उमाइमा के सर पर ताने खड़ा था। बोल, अरमान से शादी करेगी या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूँ।
नहीं, मैं सिर्फ अहमद से शादी करूंगी। आप चाहे मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं अहमद की हूँ और उसी की ही रहूंगी। छोड़ दें ज़ारून, इस वक्त वो गुस्से में है, मैं इसे समझा लूंगी। बच्ची है, अभी आराम से बात करेंगे तो समझ जाएगी। ज़ारून की बीवी तेज़ी से आगे बढ़ती उमाइमा को सीने से लगाए बोली, बच्ची है ये, इसीलिए मेरे सर के बालों को आ रही है। अपने बाप की इज्जत की परवाह तक नहीं इसे। कैसी मुंह फट लड़की है, ऐसी तरबियत की है तुमने। हमारे ख़ानदान की लड़कियां कभी बड़ों के फैसले के आगे उफ तक ना करे, और ये अपने यार के लिए मेरे सामने बकवास कर रही है। कुछ तो अकल सिखा दी होती इसे तूने। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका निकाह है अरमान से, और अगर इसने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो अपने साथ इसे भी मैके ले जाना। ज़ारून उंगली उठाए वार्न करता निकल गया था घर से। उमाइमा, मैंने तुझे बोला था ना अमर को भूल जा, तेरी शादी उससे नहीं हो सकती। तेरे बाप ने जुबान दी है अरमान लोगों को, अपने बाप को झूठा कहलवाना चाहती है तू। ज़ारून के जाते उसकी बीवी उमाइमा को बाजू से पकड़ते कमरे में लाई थी। उसका बाजू एक झटके से छोड़ती उस पर बरस पड़ी। मैं मोहब्बत करती हूँ अमर से, और पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और अगर आप भी मेरी बात नहीं समझ रही तो मेरे कमरे से जाइए, जो करना होगा मैं खुद कर लूँगी। उमाइमा अपने आंसू साफ करते ढीठपन से सीने पर हाथ बांधे पुरासरार लहजे में बोली, क्या करेगी तू? बता मुझे, अगर तूने कोई भी उल्टा सीधा काम किया तो तेरा बाप मुझे भी तलाक दे देगा। अपना ना सही अपनी माँ का तो सोच ले। तुझे इतने लाड प्यार से पाल कर इसलिए बड़ा किया कि तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाले। ज़ारून की बीवी उमैमा के पुरस्कार लहजे से खौफजदा होते हुए बोली थी, अम्मा आप परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मुझे आपकी इज्जत अजीज़ है, आप जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूँगी। उमाइमा अपनी माँ के गले में बाजू डालते झूमते हुए बोली। अचानक उसके बदल जाने वाले लहजे पर उसकी माँ मशकूक नज़रों से उसका चेहरा देखने लगी, जहाँ संजीदगी और नदामत के सिवा कुछ ना था। अच्छा अम्मा, मैं आराम करना चाहती हूँ, अभी आप जाएं। उमाइमा अपनी माँ से अलहदा होते हुए बोली। दरवाज़ा बंद करते जैसे ही वो पलटी, एक ख्याल के ज़ेरे असर मुस्कुराते हुए झूमने लगी। चंद लम्हे कबल आंसुओं से तर चेहरा अब खुशी से चमक रहा था। क्या हुआ है गाड़ी को बशीर चचा? इब्तहाज अपनी गाड़ी से निकलता इमामा को नज़रअंदाज किए ड्राइवर से पूछने लगा। साहब जी, पता नहीं क्या हो गया है, चलते चलते रुक गई है और स्टार्ट नहीं हो रही जी। रात भी गहरी होती जा रही है, ड्राइवर मसरूफ़ अंदाज में बोलता गया। इब्तहाज हंकारा भरते ड्राइवर को साइड पर करता खुद गाड़ी पर झुक गया। क्या हुआ साहब जी, कुछ हल निकला? गाड़ी ठीक होगी या नहीं? इब्तहाज के सीधा होते ड्राइवर जल्दी से बोला था। नहीं, और ये गाड़ी मैकेनिक ही ठीक कर सकता है, हमसे नहीं होगी, मसला ज़्यादा लगता है। ऐसा करें आप मेरी गाड़ी में आए, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। इब्तहाज अपनी बात मुकम्मल करते गाड़ी से झांकती उनकी बातें सुनती मामा की तरफ देखने लगा। नहीं, हम टैक्सी से चले जाएंगे, आप कोई टैक्सी देखें बशीर चचा। ड्राइवर के बोलने से पहले इमामा मुदाखलत करती कहर आलूद नज़रों से इब्तहाज को घूरती अपनी नशिस्त पर सीधे होते हुए बोली, लेकिन इस वक्त आपको इस रोड पर टैक्सी नहीं मिलेगी, ये बहुत सुनसान रोड है और इस वक्त इधर टैक्सी आना कम हो जाती है। इब्तहाज बुलंद आवाज़ में बोला ताकि इमामा तक उसकी आवाज़ पहुंच सके। सुकून से आंखें मूंदे सीट की पुश से टेक लगाकर बैठी इमामा एकदम से परेशान हो गई थी। अगर यहाँ गाड़ी नहीं आती इस वक्त तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इमामा तुंदही से बोलती गाड़ी से निकली थी। मोहतरमा, जिस तरह आप अपने मस्कन की जानिब रवां दवां है ना, इसी तरह मैं भी अपने घर को लौट रहा हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ है तो फजूल और बेमायनी है, ड्रॉप तो मैं आपको करूँगा ही, क्योंकि ये एक सुनसान एरिया है जहाँ 8 बजे के बाद गाड़ियाँ आना बंद हो जाती हैं और इस वक्त 9 बज चुके हैं, इसलिए आपके पास मेरे साथ जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। इब्तहाज कलाई पर बंधी अपनी रिस्ट वॉच को देखता तेज़ लहजे में बोला, तो आप जाइए, अगर आप घर जा रहे हैं, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, और कम अज़ कम आपको मेरी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की ज़िंदगी आपने मुझे बख्शी है ना, उसके बाद आपका फ़िक्र करना आपकी धोखेबाज फितरत है और बेगैरती की निशानदेही करता है। और आप क्यों मेरी फ़िक्र करते हैं? आप ही हैं ना वो जिसने मुझे तन्हा रातें कब्रिस्तानों की मिट्टी खोदने पर लगा दिया था, एक कमज़ोर लड़की को एक सूखा पत्ता समझकर शाख से अलग कर दिया था, और वही पत्ता लोगों के जूतों की जीनत बनने के बाद मनो मिट्टी तले दब गया था, या यूं कह लें कि ख़त्म हो गया था, उसका वजूद मिट गया था, और उसकी जगह अब
नए पत्ते ने ले ली है। इब्तिहाज, एक मजबूत पत्ते ने। अब की बार अगर तुम उसे अलग करना भी चाहोगे तो उसे संभालने के लिए सहारे हैं, और वो सहारे तुम छीन नहीं सकते। इमामा ड्राइवर की परवाह किए बिना इब्तिहाज को सुनाने लगी। इब्तिहाज कनखियों से ड्राइवर को देखने लगा, जो नासमझी से दोनों को देख रहा था। तुम्हारी सोच बहुत गलत है इमामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जो तुम सोच रही हो, और अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसका अंदाज़ा भी तुम्हें है। इसलिए चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें महफूज तरीके से घर पहुँचा दूंगा। इब्तिहाज एक नज़र इमामा और ड्राइवर पर डालते अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। चलें बीबी जी, रात बहुत हो गई है और हमारी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए हमें इब्तिहाज सर की बात मान लेनी चाहिए। ड्राइवर इमामा का बैग पकड़े उसके आगे बढ़ने का मुंतज़िर था। नहीं बशीर चचा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, आप गाड़ी का बंदोबस्त करें। कुछ नहीं हो सकता बीबी जी, साहब का नंबर बंद जा रहा है और बड़ी बेगम साहिबा फ़ोन नहीं उठा रही, शायद वो भी मसरूफ़ हैं। इमामा बेबसी से आंखों में आंसू लिए एक नज़र ड्राइवर पर डाले, दूसरी नज़र इब्तिहाज पर डालती कुछ सोचने लगी। बीबी जी परेशान ना हो आप, मैं आपके साथ हूँ। उधेड़ उमर बशीर इमामा के सर पर दस्ते शफकत रखे बोला। इमामा को उस वक्त अपने बाबा की झलक नजर आई थी। उनका लम्स महसूस करती इमामा गाड़ी के दरवाजे तक आई। लाएं साहब जी, गाड़ी मैं चलाता हूँ, आप आराम से बैठ जाएं। ड्राइवर इब्तिहाज की तरफ आते दरवाज़ा खोलते बोला। इब्तिहाज के मना करने के बावजूद ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। ड्राइविंग सीट संभालते बैक व्यू मिरर से इमामा को देखा, जो ड्राइवर की चाल पर फातिहाना मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारे शोहर के साथ लड़की कौन है नवीन? रात के इस पहर वो तुम्हारे शोहर के साथ क्यों? सामने से आती इब्तिहाज की गाड़ी पर नज़र पड़ते दोनों हैरान रह गईं। वसीम मशकूक नज़रों से नवीन को देखते इस्तफसार करने लगा। इसकी लाडली इमामा है, अच्छे होने का बहुत ढोंग करती है। मुझे लगता था ये बेकसूर है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सारा कसूर ही इसी का है। मैं इसे अपना घर उजाड़ने नहीं दूंगी। अब मैं देखती हूँ ये कैसे इब्तिहाज के करीब जाती है। नवीन सामने का मंजर अपने मोबाइल में कैद करती तैश से बोली, जबकि वसीम हैरत से मुंह खोले नवीन को देख रहा था। तुम ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? चलो गाड़ी चलाओ, मुझे घर भी जाना है। नवीन, तुम इमामा के साथ क्या करोगी? वो वाकई बेकसूर है। वसीम गाड़ी स्टार्ट करते ही तजाजन बोला। लो जी, आ गया एक और हमदर्द इमामा का। अब अपनी आंखों से देखने पर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो जैसी नज़र आती है वैसी है नहीं। बहुत चढ़ा लिया मास्क खुद पर अच्छाई का, अब वक्त आ गया है इसे उतारने का। नवीन ज़ूम बात करती आंखें मूंदे कुछ सोच में पड़ गई थी। क्या तुम जानती हो इमामा कौन है और तुम्हारे शोहर ने उसके साथ क्या किया था? वसीम की गंभीर आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। हाँ जानती हूँ इमामा कौन है, और इब्तिहाज ने उसके साथ जो भी किया था ना, बहुत अच्छा किया था। वो इसी काबिल थी, बल्कि इससे भी बढ़कर उसके साथ बुरा किया जाना चाहिए था। ऐसे लोगों के साथ जितना भी बुरा किया जाए ना, कम होता है। नवीन आंखें फाड़े सुर्ख डोरे लिए आग बबूला होती वसीम को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। नवीन, तुम्हारी सोच भी काफ़ी घटिया है। मैं बताऊं तुम्हारा शोर कितना जल्लाद है। इमामा के साथ जितना बुरा वो कर चुका है ना, इससे बढ़कर बुरा कुछ है ही नहीं। उसने जुल्म की आखिरी हद पार कर दी थी। अगर उसने जुल्म की आखिरी हद पार कर भी दी थी तो फिर ये रात को इस वक्त उसके साथ मुंह काला क्यों कर रही है? और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब अच्छे से जानती हूँ उस मासूमा के साथ क्या हुआ था। नवीन वसीम को डपटते उंगली उठाते बोली तो वसीम खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। इमामा घर आई तो हादी मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस में था और डॉक्टर जोया भी घर पर मौजूद नहीं थी। इमामा खामोशी से अपने कमरे में आई और सोए हुए शायान को एहतियात से बेड पर लिटाते चेंज करने चली गई। कैसा रहा दिन? इमामा हादी का इंतज़ार करते कमरे में टहल रही थी जब आहट पर पलट कर देखा। दरवाजे के ऐन दरमियान हादी खड़ा था और आगे बढ़ते उसके हाथ से वो सामान लिए साइड पर रखने लगी। हादी की आवाज़ पर मुस्कुराती पलट कर वो हादी को देखने लगी। बहुत अच्छा गुजरा दिन। इमामा खुशी से सारे दिन की रूदात सुनाने लगी। हादी दिलचस्पी से इमामा के चेहरे से फूटती खुशी की किरणों को देखने लगा। इमामा ऐसे ही खुश रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। हादी मोहब्बत से इमामा के चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे उड़सता बोला। इमामा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा मुख्तसर अरसे के लिए आती हैं हादी, और मैं अभी इन खुशियों पर दिल से खुश भी नहीं हो पाती, इन्हें महसूस भी नहीं कर पाती और वो खुशियाँ मुझसे छिन जाती हैं। इमामा हादी के कंधे पर सर रखे आंखें मूंदते बोल दी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी तवील होगी,
काश मैं आपकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती, अगर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन होता, जबकि मेरी किस्मत में ही महरूमियाँ लिखती गई हैं जो किसी सूरत नहीं मिट सकती। मैंने खुद को हमेशा दुखों के लिए तैयार रखा है हादी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा हर उठता कदम दुखों के महल की जानिब बढ़ रहा है। मेरी मंजिल अज़ियतों का महल है। मैं खुशियों के खारदार रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल तक जा रही हूँ। इमामा हादी से अलग होते आंसू साफ करते तल्खी से बोली थी, इमामा नाउम्मीदी की बातें मत किया करो बेटा। अगर मुझे उम्मीद होती तो मैं कभी नाउम्मीदी से वाकिफ़ ना होती। खैर आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। हादी इमामा को जवाब देता खुद वार्डरोब से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। नवीन, अभी तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं आए हुए? शादी के बाद अब आई हो हमारे घर। बेटा कुछ दिन और रुक जाओ। हुमैरा बेगम नवीन के वापसी के ऐलान पर उसे कायल करने की कोशिश करने लगी। नहीं अम्मी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी मैं नहीं रुक सकती, मुझे बेहद ज़रूरी काम है। नवीन अपना मोबाइल पकड़ते इब्तिहाज का नंबर मिलाते मसरूफ़ अंदाज में बोली, कहाँ हैं आप? मुझे वापस आना है, लेकर जाएं मुझे। इब्तिहाज के साथ राब्ता जुड़ते नवीन बिना सलाम किए बोली। इब्तिहाज उसकी आवाज़ से कुछ गलत होने का अंदाज़ा लगा चुका था, लेकिन मैं इस वक्त ऑफिस में नहीं आ सकता। ड्राइवर को भेजता हूँ, वो तुम्हें पिक कर लेगा। इब्तिहाज मसरूफ़ अंदाज में बोला, अपनी ये इनायत भी अपने पास रखें। इस एहसान की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, जिसके लिए आपके पास वक्त है ना, उसे दें। मुझे वक्त देना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा अब आपसे कोई ख़ास रिश्ता बनता भी नहीं है ना, सिवाय बीवी होने के। नवीन फट पड़ी थी। इब्तिहाज नासमझी से उसके अल्फाज पर गौर करने लगा। नवीन, ज़बान संभाल कर बात करो। ये कौन सा अंदाज़ है अपने शोर से बात करने का? बोल रहा हूँ ना कि मसरूफ़ हूँ, नहीं आ सकता, तो इसमें रिश्ते का क्या ताल्लुक़? इब्तिहाज दूबदू जवाब देता फ़ाइल बंद करके मुकम्मल नवीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। बकवास नहीं, हकीकत है। और आपके पास वाकई वक्त कैसे हो सकता है? बहुत मसरूफ़ है ना आप, इसलिए अपना काम कीजिए। मुझे अखलाक व आदाब सिखाने में आपका काफ़ी वक्त ज़ाया होगा। नवीन गुस्से से कहती फ़ोन बंद कर गई। आधे घंटे के अंदर ड्राइवर उसके घर के सामने खड़ा था। नवीन जलती कुढ़ती गाड़ी में जा बैठी। क्या बात है नवीन, इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? मैंने देखा है जब से तुम आई हो किसी से भी बात नहीं कर रही ठीक से। डिनर पर नवीन की गायब दमागी और खिंचे खिंचे से अंदाज पर इब्तिहाज मोहब्बत से पूछने लगा, जिसका नवीन पर उल्टा असर पड़ा। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आप, खैरियत? नवीन मशकूक नज़रों से इब्तिहाज को देखते खुद पर जब्त करते बमुश्किल खुद को सख्त कहने से रोके हुए थी। हाँ तो क्या मैं खुश ना हूँ? मेरी बीवी और बेटी वापस आए हैं। इब्तिहाज नवीन की नाक खींचते खुश दिली से बोला। मैं वापस आई हूँ या फिर इमामा? नवीन के लहजे की काट महसूस करते इब्तिहाज संजीदा होता मुतवज्जो हुआ था उसकी तरफ। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? इमामा कहाँ से आ गई है? और तुम्हारे जिक्र में और मेरे जिक्र में इमामा का जिक्र क्यों? मेरे और तुम्हारे जिक्र में ही नहीं, इमामा तो मेरे घर में भी घुसने को तैयार बैठी है। और भला वो तो घुस भी गई कब? और भला वो गई कब थी जो अब वापस आएगी? बस मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दी गई हूँ। नवीन, सीधे से बताओ क्या हुआ है? अब मैं तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब समझूं? जो मतलब है ना वही समझें आप इब्तिहाज। शट अप नवीन, जो भी बोलना चाहती हो साफ साफ बोलो। इब्तिहाज ज़िद चोता बुलंद आवाज़ में बोला। मतलब यही है इब्तिहाज खान कि इमामा आपके साथ कल रात को क्या कर रही थी? पैसा कम पड़ गया था जो फिर से तुम्हारे साथ रातें बसर करना शुरू हो गई है? और अभी तो इतने लोग हैं, अगर इतना ही शौक है उसे पैसे कमाने का और लोगों को रुझाने का, गैर मर्दों के साथ रातें बसर करने का, तो किसी और से कर ले, सिर्फ तुम ही क्यों? क्या अपना शोर उसे खाने को नहीं देता जो तुम्हारे साथ मुंह काला करने निकल पड़ी थी? बस नवीन, एक लफ्ज़ भी और नहीं। इब्तिहाज तमाचों से नवीन का मुंह सुर्ख करते हुए बोला। नवीन सिसकती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। मुझे नहीं पता था कि इतना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी सोच इतनी पस्त और घटिया है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने सब कुछ भुलाकर खुद पर जब्त करके अपने जुनून को मार कर इमामा का राह साफ किया है, उसे ज़िंदगी जीने का हक दिया है। मैं उसके रास्ते में भी ना जाऊं कि कहीं मुझसे गलती सरजद ना हो जाए जो इमामा के लिए मुश्किलात का सबब बने। और तुम उस पाक किरदार की लड़की के लिए कितनी बुरी सोच रखती हो। दरअसल घटिया वो नहीं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी सोच घटिया है। गिरी हुई वो नहीं तुम हो नवीन, जो इतना पस्त सोचती हो। मनफी सोच है तुम्हारी। अब तक तो मैं तुम्हारी बकवास सुनता रहा हूँ, अब नहीं।
तुम जैसी लड़कियों को कैसे ठीक किया जाता है मुझे अच्छे से पता है। इब्तिहाज गुस्से से उभरती माथे की रग को छूता, दूसरे हाथ की शहादत की उंगली उठाए नवीन को वार्न करता कमरे से निकल गया। सच हमेशा कड़वा होता है इब्तिहाज खान, तुम क्या ठीक करोगे मुझे? अब मैं बताऊंगी तुम्हें और तुम्हारी इमामा को कि नवीन किस हद तक जा सकती है। नवीन अपने आंसू हाथ की पुश से सख्ती से रगड़ती उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नल खोले, ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। कुछ सोचते नल बंद करती, फातिहाना मुस्कुराती बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में आते मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर हाथ फेरते कह कहे लगाने लगी।